बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3B का सेकंड पार्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो कि करेक्टराइजेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसका आज के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है एनालिसिस ऑफ नाइट्राइड इन पोटाशियम कोबाल्ट नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम करेक्टराइजेशन का जो है वो पार्ट 1 जो है परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें आपने कोबाल्ट की एनालिसिस की थी। आज हम करेक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम नाइट्राइड की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नाइट्राइड की एनालिसिस के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक होगी, और उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी आज हम जो है वो सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, जो कि KMnO4 का होता है, ठीक है। तो KMnO4 जो है, आप सब जानते हैं कि KMnO4 क्या है। वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि रिड्यूस हो जाता है मैग्नीज +2 में, ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट मैग्नीज +7 से रिड्यूस हो जाता है मैग्नीज +2 में, ठीक है। तो जब हम KMnO4 को अपने सैंपल के साथ, जिसमें नाइट्राइड मौजूद है, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो अगर पोटाशियम पर मैग्नेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नाइट्राइड जो होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा, और नाइट्राइड जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट आयन में, ठीक है। यानी अगर पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यकीनन नाइट्राइड जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट आयन में, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, तो जब हमने कोबाल्ट की सिंथेसिस की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिगेंड है नाइट्राइड, वो उसके दो तरह से वो बिहेव करता है। मतलब वो एज ए लिगेंड भी बिहेव करता है और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में नाइट्राइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव नहीं कर रहा, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाइट्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि नाइट्राइड जो है वो उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है। अगर नाइट्राइड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगा, तो नाइट्राइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्राइड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा, ठीक है। यानी नाइट्राइड दो तरह से बिहेव करता है, यानी इसकी नेचर जो है वो ड्यूअल नेचर है, ठीक है। तो नाइट्राइड को जब आप KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं, तो रिएक्ट करवाने से पहले एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। वो क्या है, आप सबको पता है कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले पोटाशियम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी। जब पोटाशियम परमैंगनेट स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद आप सैंपल को पोटाशियम परमैंगनेट से, जो कि स्टैंडर्ड होगा, उसके साथ टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो क्या है, उसकी नेचर कैसी है, वो फोटो सेंसिटिव होता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि पोटाशियम परमैंगनेट जब लाइट से रिएक्ट करता है, तो वो परमैंगनेट आयन से मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4 होती है, ठीक है, और ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो लाइट के साथ रिएक्ट करे, तो इसीलिए आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि पोटाशियम परमैंगनेट को जो लैब में जहाँ जब स्टोर किया जाता है, तो उसे ब्राउन कलर की बोतल में स्टोर किया जाता है, ताकि वो लाइट के साथ रिएक्ट ना करे, और पोटाशियम परमैंगनेट आयन जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो ये वजह है, इसकी फोटो सेंसिटिव होने की वजह से पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, अब पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यकीनन इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको किसी ना किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट भी हो, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो हम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ करते हैं, वो है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम KMnO4 को स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है।
तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि KMnO4 जो कि एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, आप उसको सबसे पहले ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं, ठीक है। और कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करते हैं, आपके पास ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। आप क्या करते हैं, 10 ml ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कॉनिकल फ्लास्क में कुछ और रिएजेंट भी डालते हैं जिसमें है सल्फ्यूरिक एसिड। आप उसमें एक्सिस में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप क्यों डालते हैं, क्योंकि KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करता है और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम एसिड डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है क्या होता है, पीएच पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, एसिडिक पीएच पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। एसिड डालने के बाद इस कॉनिकल फ्लास्क को हम क्या करते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो हीट करते हैं, ठीक है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्यों हीट करते हैं, क्योंकि KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए और इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क को, इस रिएक्शन मिक्सचर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको हीट करते हैं। जिसके रिजल्ट में क्या होता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के बाद आप क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद ऑक्जेलिक एसिड को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं और एंड पॉइंट पे आपके पास क्या आता है, पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हीट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको हीट नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा हीट करेंगे तो ऑक्सीलेट क्या होता है, ऑक्सीलेट डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो हमें ऑक्सीलेट को डिकम्पोज नहीं करना है, वरना आपका रिएक्शन जो है वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, यानी जब कॉनिकल फ्लास्क की वॉल्स पर फ्यूम्स आ जाएं, ठीक है, आपको सिर्फ उतना आपको हीट करना है, आपको उसको बॉयल नहीं करना, ठीक है, सिर्फ आपको हीट करना है, वार्म करना है, ठीक है। जब वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद ऑक्जेलिक एसिड के सोल्यूशन को आपने KMnO4 से टाइट्रेट कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास एंड पॉइंट पे पिंक कलर आ जाएगा, तो आप रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी जी। अब आपके पास क्या है कि पोटाशियम परमैंगनेट जब वो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सैंपल को स्टैंडर्ड पोटाशियम परमैंगनेट से टाइट्रेट करना है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको कोबाल्ट के जब आपने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंथेसाइज किया था और उसके बाद आपने जब कोबाल्ट की एनालिसिस की थी, तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्राइड जो कि लिगेंड है उसकी नेचर ऐसी है कि वो एसिड सेंसिटिव भी है और हीट सेंसिटिव भी है, ठीक है। और आपने देखा है कि यह जो अभी आपने टाइट्रेशन की है उसमें हम एसिड भी डाल रहे हैं और उसको हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एसिड भी डालेंगे और हीट भी डालेंगे तो नाइट्राइड जो है वो क्या करेगा, एसिड सेंसिटिव भी है और हीट सेंसिटिव भी है। तो क्या होगा, वो एसिड से रिएक्ट करेगा और जो है वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रस एसिड में डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर आप हीट करेंगे तो वो नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। हम क्या करेंगे कि आपने KMnO4 की जब स्टैंडर्डाइजेशन की थी तो ब्यूरिन में KMnO4 था और कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड था, ठीक है। जब आप नाइट्राइड की एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आप इस सोल्यूशन को जो है वो रिवर्स कर देंगे, यानी आप ब्यूरिट में क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइड यानी सैंपल सोल्यूशन लेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में आप पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। बाकी प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम होगा, सारी कंडीशंस आपकी बिल्कुल सेम होंगी, तमाम वो चीज़ें जो आपने पोटाशियम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन में कॉनिकल फ्लास्क में डाली थी, बिल्कुल इसी तरह आप नाइट्राइट की एस्टिमेशन में भी डालेंगे, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में आप 10 ml पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे, उसमें आप जो है वो एक्सिस में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उसके बाद इस फ्लास्क को आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद ब्यूरिट में मौजूद नाइट्रेट जो नाइट्राइट का सैंपल है उसके साथ आप टाइट्रेट करना शुरू कर देंगे। एंड पॉइंट पे आपके पास कलर क्या आएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉनिकल फ्लास्क में KMnO4 मौजूद है जो कि पर्पल कलर का होगा। जब वो नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेगा तो एंड पॉइंट पे आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीज +2 बनेगा जो कि कलरलेस होता है, तो आपका एंड पॉइंट जो होगा क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नाइट्राइट का जो प्रॉब्लम है, जो वो एसिड और हीट सेंसिटिव है, उस पर काफ़ी हद तक
काबू पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक एक ड्रॉप डाल रहे होंगे, ठीक है। आप ब्यूरेट से एक ड्रॉप डालेंगे केमनोफोर में, ठीक, केमनोफोर के सोल्यूशन में, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्यूरेट से नाइट्राइट का एक ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, वो फ़ौरन केमनोफोर से रिएक्ट कर लेगा, उसको एसिड के साथ या हीट के साथ रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नाइट्राइट जो वो डिकम्पोज नहीं होगा और आपका रिजल्ट जो वो एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइट्रेशन को करते हुए इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ये सब जो थी वो थी थ्योरी जिसका ताल्लुक था एनालिसिस ऑफ नाइट्राइट से। जी, अब हम इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व इक्वेशंस को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दो इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन की इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी जो है वो नाइट्राइट की एनालिसिस की इक्वेशन है जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो किससे स्टैंडर्डाइज करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूस हो जाता है मैग्नीज में, मैग्नीज +2 में, और ऑक्सैलिक एसिड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन देखिए एस्टिमेशन ऑफ सैंपल की। उसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि रिड्यूस हो जाएगा मैग्नीज +2 में, और आपका सैंपल यानी नाइट्राइट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है, यानी दो ही टाइट्रेशन है आपके पूरे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इन इक्वेशंस में आपको कुछ क्वेश्चन मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन इक्वेशंस को, इन क्वेश्चन मार्क्स को आप खुद फिल करेंगे, यानी इन इक्वेशंस को आप खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो लैब रिपोर्ट में आपने सिर्फ ये दो इक्वेशंस नहीं लिखनी है, ये दोनों नेट इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपने इन दोनों की हाफ सेल इक्वेशंस भी लिखनी है, ठीक है। यानी स्टैंडर्डाइजेशन की आप 3 इक्वेशन लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन की, एक रिडक्शन की, और उसके बाद नेट इक्वेशन लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप सैंपल की जो एस्टिमेशन है यानी नाइट्राइट की एस्टिमेशन की भी 3 इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन की अलग लिखेंगे, रिडक्शन की अलग लिखेंगे, और उसके बाद ये नेट इक्वेशन लिखेंगे जो कि बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई, बैलेंस होगी। अब हम मोल रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्टैंडर्डाइजेशन, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीलेट और केमनोफोर के दरमियान 5:2 का रेशियो है, ठीक है। इसी तरह जब आप नाइट्राइट की एस्टिमेशन कर रहे हैं तो नाइट्राइट और परमैंगनेट के दरमियान जो मोल रेशियो है वो 5:2 का है, ठीक है। इन मोल रेशियो को आपने याद रखना है क्योंकि इन रेशियोज़ को आगे हम कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोसीजर को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर में आपको दो टाइट्रेशंस करनी है, एक आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमनोफोर की टाइट्रेशन करनी है और एक आपको एस्टिमेशन ऑफ नाइट्राइट की करनी है, यानी एस्टिमेशन ऑफ सैंपल की टाइट्रेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमनोफोर को स्टैंडर्डाइज करेंगे, क्योंकि जब केमनोफोर स्टैंडर्ड हो जाएगा तो फिर उस स्टैंडर्ड केमनोफोर को आप नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो केमनोफोर की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको केमनोफोर का सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको केमनोफोर का डाइल्यूटेड सोल्यूशन चाहिए होता है, कितने ml में? 200 ml में, ठीक है। तो आप ये सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? आपको केमनोफोर का स्टॉक सोल्यूशन हम खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप उस स्टॉक सोल्यूशन से 200 ml में केमनोफोर का डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाएंगे। कितना डाइल्यूट करेंगे? उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। कितने में डाइल्यूट करना है? 200 ml में, ठीक है। तो आपको अगर 200 ml में डाइल्यूट करना है, यानी आपको 10 टाइम्स उसकी डाइल्यूशन करनी है 200 ml के अंदर, तो आप क्या करेंगे, केमनोफोर का स्टॉक सोल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें से आप अप्रॉक्सीमेट जो है मेजरिंग सिलेंडर की मदद से 20 ml केमनोफोर का सोल्यूशन लेंगे और उसे 200 ml के बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको डिस्टिल वाटर की मदद से अप टू मार्क जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है 200 ml के अंदर केमनोफोर का डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जब आपका सोल्यूशन आप उसको वाटर से मेकअप कर दें तो उसके बाद आप उसको रॉड की मदद से अच्छे से स्टिरिंग करेंगे ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस हो जाए, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है ताकि मोल्स जो है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। अगर आप स्टिरिंग नहीं सही करते तो क्या होता है, आपकी रीडिंग जो है वो कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं आती, ठीक है। तो जब 200 ml तक आप वाटर से इसको फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप इसकी अच्छी से स्टिरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास केमनोफोर का सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया। अब आप इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, ब्यूरेट के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। ब्यूरेट में फिल करने के बाद आप इसकी इनिशियल रीडिंग जो है वो
नोट कर लेंगे। ठीक है, अब KMnO4 का सोल्यूशन बन गया और आपने उसको क्या किया, ब्यूरेट में फिल कर दिया, इसकी इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर ली। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड चाहिए जो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। ठीक है, इस टाइट्रेशन के लिए आपको कितना मोलर ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, आपको 0.005 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, आपने जब आयरन में का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने क्या किया था, ऑक्सीलेट की एस्टिमेशन की थी और उसके लिए आपने ऑक्सैलिक एसिड का प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया था जो आपके पास रखा हुआ होगा। ठीक है, वो आपका स्टॉक सोल्यूशन हो जाएगा जिसकी मोलैरिटी है 0.05 मोलर। ठीक है, अब आप इसकी 10 टाइम्स डाइल्यूशन करेंगे, कितने वॉल्यूम के अंदर, 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, आपको एक्यूरेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका पिछले एक्सपेरिमेंट का स्टॉक सोल्यूशन मौजूद है ऑक्सैलिक एसिड का, उसमें से आप 10.0 ml ऑक्सैलिक एसिड लेंगे। किस तरह लेंगे, पाइपिट के थ्रू। ठीक है, आप 10.0 ml ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन पाइपिट के जरिए लेंगे और उसको 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस फ्लास्क को आप डिस्टिल वाटर की मदद से मार्क तक फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का 0.005 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन है, प्राइमरी स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, अब ऑक्सैलिक एसिड आपने कहाँ पे लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में। आप क्या करेंगे, पाइपेट की मदद से 10.0 ml ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसमें अप्रोक्सीमेट 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जो कि आप मेजरिंग सिलेंडर की मदद से डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट लेना है तो आप सेकेंडरी अपरेटस यूज़ करेंगे यानी मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस फ्लास्क को तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे और हीट करने के बाद इस हॉट सोल्यूशन को आप KMnO4 के साथ टाइट्रेट कर देंगे उस वक्त तक जब तक कि आपका एंड पॉइंट नहीं आ जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट पे आपकी सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या होगा, पिंक कलर का होगा। ठीक है, जब आपका एंड पॉइंट आएगा तो आप फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे और उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर को आप उस वक्त तक रिपीट करेंगे जब तक कि आपके पास कंकॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग नहीं आ जाएगी। ठीक है, जब आपके पास कंकॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग आ जाएगी तो स्टैंडर्डाइजेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंकॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि दो सेम रीडिंग, जब तक आपके पास दो सेम रीडिंग नहीं आ जाएंगी आप इस पूरे प्रोसीजर को रिपीट करेंगे जब तक कि आपके पास दो सेम रीडिंग नहीं आ जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास दो सेम रीडिंग आ जाएंगी तो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपकी स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट आ गई, अब हम मूव कर रहे हैं एस्टिमेशन की तरफ। किसकी एस्टिमेशन, नाइट्राइट की एस्टिमेशन की तरफ। ठीक है, नाइट्राइट का सैंपल जो है वो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3B के पार्ट 1 में हम प्रिपेयर कर चुके थे। आपको याद होगा आपने कॉम्प्लेक्स लिया था, उस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस की थी, वहाँ पे आपके पास कोबाल्ट जो था वो कोबाल्ट ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गया था और आपके फिल्ट्रेट में नाइट्राइट जो था वो सोल्युबल फॉर्म में मौजूद था जिसे आपने 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करके मेकअप कर लिया था। ठीक है, ये सैम्पल सोल्यूशन आप पिछले एक्सपेरिमेंट में बना चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इस सैम्पल सोल्यूशन को क्या करेंगे, ब्यूरेट में फिल कर देंगे और इसका वॉल्यूम जो है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ब्यूरेट में क्या है, यहाँ पर यानी नाइट्राइट के एस्टिमेशन में ब्यूरेट में आपके पास क्या मौजूद है, सैम्पल सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, अब कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करेंगे, ठीक है, आप कॉनिकल फ्लास्क में जो है 10 ml जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट डालेंगे। आप चाहे वो ब्यूरेट से डालें या पाइपेट से डालें, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन में आपका पोटाशियम परमैंगनेट ब्यूरेट में मौजूद था, तो आप ब्यूरेट से भी 10 ml ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पाइपेट से भी 10.0 ml लेंगे। आपको एक्यूरेट 10.0 ml लेना है क्योंकि अब वो स्टैंडर्ड हो चुका है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10.0 ml पोटाशियम परमैंगनेट डालेंगे। उसके बाद उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद आप उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद इस हॉट सोल्यूशन को आप नाइट्राइट के सोल्यूशन से जो कि ब्यूरेट में मौजूद है उसके साथ टाइट्रेट कर देंगे किस वक्त, उस वक्त तक जब तक कि आपका एंड पॉइंट आ जाए। एंड पॉइंट का कलर क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटाशियम परमैंगनेट मौजूद था, वो पर्पल कलर का था, एंड पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जब एंड पॉइंट आ जाए तो आप फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और ये काम भी आप उस वक्त तक करेंगे जब तक कि आपके पास कंकॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग नहीं आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने कितनी टाइट्रेशन की, आपने 2 टाइट्रेशन की है, एक आपने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमनोफोर की टाइट्रेशन की है और एक आपने नाइट्रेट की एस्टिमेशन की टाइट्रेशन की है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 कंकोर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग आ जाएंगी, एक केमनोफोर की स्टैंडर्डाइजेशन की रीडिंग आ जाएगी और एक एस्टिमेशन ऑफ नाइट्राइट की ब्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, कंकोर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों ब्यूरेट रीडिंग को आगे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। आपने जो ऑक्सैलिक एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, जो पिछले एक्सपेरिमेंट में आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का स्टॉक सॉल्यूशन था, उसकी मदद से आपने ऑक्सैलिक एसिड का जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया था, सबसे पहले आप उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप C1V1 का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला है, ठीक है। हम C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, ठीक है। तो C1V1 जो होता है यहाँ पे स्टॉक की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम होती है, और C2 और V2 जो होता है वो आपका अननोन की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर लेंगे, डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर लेंगे, और फ़र्ज़ करें आपके पास कंसंट्रेशन जो आ जाती है वो आ जाती है A मोलर, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन मैंने आपको शो नहीं की है, ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जो आप प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अपनी लैब रिपोर्ट में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप C1V1 की वैल्यू लिखेंगे, यानी स्टॉक की जो भी कंसंट्रेशन है, जो आप उसका वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं वो रखेंगे, ठीक है। कितने में आपने बनाया सॉल्यूशन V2 रखेंगे, और इस तरह से आपके पास C2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप लैब रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप C1V1 की कैलकुलेशन को कम्प्लीटली शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमनोफोर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयरन के एक्सपेरिमेंट में आप केमनोफोर की स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं, और ये स्टैंडर्डाइजेशन आप कई दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड है, ठीक है। और इसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड और केमनोफोर का मोल रेशो भी मालूम है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर दोबारा मोल रेशो लिख रही हूँ कि ऑक्सैलिक एसिड के 5 मोल जो हैं वो केमनोफोर के 2 मोल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इन मोल्स रेशो को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केमनोफोर की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम यूज़ होगा वो V1 होगा, वो V1 वॉल्यूम कौन सा था आपको याद होगा, जो आपने केमनोफोर की स्टैंडर्डाइजेशन के वक्त जो वॉल्यूम आपके पास आया था, जो कंकोर्डेंट वॉल्यूम आपके पास आया था V1, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उस वॉल्यूम को यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्ड केमनोफोर की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर लें, आपके पास स्टैंडर्ड केमनोफोर की कंसंट्रेशन आ जाती है B मोलर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग आप देख लीजिए, थर्ड हेडिंग है आपके पास मोल ऑफ नाइट्राइट इन 250 ml सोल्यूशन, ठीक है। आपका सैंपल सिलेक्शन जो था वो कितने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में था, 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में था, ठीक है। तो आपको नाइट्राइट के मोल जो है कितने वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है, 250 ml के वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी किसी अननोन के मोल्स फाइंड आउट किए जाते हैं तो उसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स के मोल्स को देखते हैं, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड अब क्या है, पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो 1000 ml स्टैंडर्ड केमनोफोर सॉल्यूशन कंटेन B मोल्स ऑफ केमनोफोर, ठीक है। आपके पास ऊपर क्या आया था कंसंट्रेशन B मोलर, ठीक है ना। तो आपके 1000 ml में कितने मोल्स हैं, B मोल्स हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो टाइट्रेशन में आपने केमनोफोर का जो वॉल्यूम यूज़ किया उसमें कितने मोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने 10 ml कितने केमनोफोर कितना लिया था, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि आपने केमनोफोर नाइट्राइट के एस्टिमेशन में जो था वो ब्यूरेट में नहीं लिया था, बल्कि कॉनिकल फ्लास्क में लिया था, ठीक है। तो टाइट्रेशन में केमनोफोर का आपने कितना वॉल्यूम यूज़ किया था, 10.0 ml, ठीक है। तो 1000 ml में अगर B मोल्स हैं तो 10.0 ml में कितने मोल्स होंगे वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और आपके पास आ जाएंगे C मोल्स ऑफ केमनोफोर, ठीक है। अब आपके पास केमनोफोर के मोल्स आ गए, केमनोफोर की मदद से आप क्या करेंगे, नाइट्राइट के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि केमनोफोर के 2 मोल जो हैं वो नाइट्राइट के 5 मोल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये मोल रेशो आपके पास कहाँ से आया था, इक्वेशन से, ठीक है। आपने इक्वेशन में देखा था कि पर मैग्नेट के 2 मोल जो हैं वो नाइट्राइट के 5 मोल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर पर मैग्नेट के 2 मोल्स नाइट्राइट के 5 मोल से रिएक्ट करते हैं तो C मोल्स कितने से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से यहाँ से आपके पास आ जाएंगे D मोल्स
ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, ये डी मोल्स आपके किस वॉल्यूम में आ रहे हैं, वो वॉल्यूम जो कि आपकी ब्यूरी रीडिंग आई थी, जो आपकी कंकॉर्डेंट ब्यूरी रीडिंग थी, उसमें कितने मोल्स आ गए, डी मोल्स आ गए। ठीक है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, V2 से। ठीक है, तो V2 ml सैंपल सोल्यूशन कंटेन डी मोल्स ऑफ नाइट्राइट, और आपको कितने में फाइंड आउट करना है, 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, आपका सैंपल सोल्यूशन कितने वॉल्यूम में बना हुआ था, 250 ml में। ठीक है, तो अगर V2 में यानी ब्यूरिट की जो आपकी कंकॉर्डेंट रीडिंग थी उसमें अगर डी मोल्स हैं तो 250 ml में कितने मोल्स होंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्राइट इन 250 ml सैंपल सोल्यूशन, दैट इज ई मोल्स। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गए मोल्स ऑफ नाइट्राइट इन 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अमाउंट ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो आपने कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट किया था, हाइड्रोलाइज किया था, या जो कॉम्प्लेक्स आपने 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया था, अब आप मेरे को उस वॉल्यूम के अंदर जो है नाइट्राइट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्राइट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मोल्स आप नाइट्राइट के निकाल चुके हैं, उन मोल्स को आप नाइट्राइट के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ नाइट्राइट इन ग्राम। ठीक है, इन 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है परसेंटेज ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला भी आप जानते हैं, पहले यूज़ कर चुके हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नाइट्राइट, जो कि आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि आपने जब कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो वेट आपने खुद लिया था वो वेट आपका यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर ली, मोल ऑफ नाइट्राइट इन 250 ml, अमाउंट ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स, परसेंटेज ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो नाइट्राइट की एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम इस एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज करेक्टराइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, करेक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मोल रेशियो मालूम करना होता है, किसके दरमियान, मेटल के दरमियान और लिगेंड के दरमियान। ठीक है, हमें मेटल और लिगेंड के दरमियान मोल रेशियो का मालूम होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप आयरन के कॉम्प्लेक्स में मोल रेशियो फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपको पता है कि जिसके मोल सबसे कम होते हैं हम उससे जो है मेटल के और लिगेंड के मोल्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप मोल्स ऑफ मेटल को डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ मेटल से, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद जब आप लिगेंड के मोल्स को मेटल के मोल से जब डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि मेटल से मोल जो कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है, तो या तो लिगेंड और मेटल दोनों के मोल सेम होंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, और अगर दोनों के मोल सेम नहीं होंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है तो आपके पास आंसर जो है या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। आपने यानी यानी आपने मेटल और लिगेंड के दरमियान मोल रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या पॉसिबल मोल रेशियो हो सकते हैं मेटल और लिगेंड के दरमियान, क्या क्या पॉसिबल मोल रेशियो हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। मेटल और लिगेंड के दरमियान जो पॉसिबल मोल रेशियो हो सकते हैं वो 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, और 1:6 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल मोल रेशियो जो मेटल और लिगेंड के दरमियान हो सकते हैं। यानी 1 मोल जो है वो किसका होगा, आपके पास मेटल होगा, यानी 1 मोल ऑफ कोबाल्ट रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ नाइट्राइट, 1 मोल ऑफ कोबाल्ट और 4 मोल्स ऑफ नाइट्राइट, 1 मोल्स ऑफ कोबाल्ट एंड 5 मोल्स ऑफ नाइट्राइट, एंड 1 मोल ऑफ कोबाल्ट एंड 6 मोल्स ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, अब अगर आपके पास ये मोल रेशियो होंगे तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा हम वो देख लेते हैं। जी, अगर हमारे पास मोल रेशियो लिगेंड और मेटल के दरमियान मोल रेशियो 1:3 का है। ठीक है, 1:3 का मतलब ये है कि आपके पास मेटल की फॉर करेक्टराइजेशन कॉम्प्लेक्स की करेक्टराइजेशन के लिए आपको मेटल और लिगेंड का मोल रेशियो मालूम करना होता है। ठीक है, यानी आपको ये मालूम करना होता है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान क्या मोल रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेटल्स के मोल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं और लिगेंड के मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो मेटल के जो मोल्स हैं वो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 3B के पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और नाइट्राइट के मोल्स आपने आज कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड के दरमियान मोल रेशियो मालूम करने का
ये फार्मूला होता है जो आप पहले भी देख चुके हैं। आयरन के कॉम्प्लेक्स में ये फार्मूला आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं कि जिसके मोल्स यानी मेटल और लिगेंड में से जिसके मोल्स सब कम होते हैं, हम उससे जो है दोनों के मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेटल के मोल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों मोल्स सेम होंगे, दोनों ही मेटल्स के मोल्स हैं। मोल्स ऑफ कोबाल्ट +3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कोबाल्ट +3, तो दोनों सेम मोल्स हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, जब आप लिगेंड के मोल्स को मेटल के मोल से डिवाइड करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लिगेंड के और मेटल के दोनों के मोल सेम होंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के मोल्स सेम नहीं होंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपकी छोटी है, तो आपका आंसर या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले की मदद से आपको मेटल और लिगेंड के दरमियान मोल रेशो पता चल जाता है, ठीक है। अब मेटल कोबाल्ट +3 और लिगेंड नाइट्राइड के दरमियान क्या पॉसिबल मोल रेशोज हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मेटल और लिगेंड के दरमियान पॉसिबल मोल रेशो या तो 1:3 होगा, या 1:4 होगा, या 1:5 होगा, या 1:6 होगा, ठीक है। अब 1:3 का क्या मतलब है? 1:3 का मतलब यह है कि इसमें एक कोबाल्ट है और 3 नाइट्राइट है, ठीक है, यानी एक मेटल है और 3 नाइट्राइट लिगेंड है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम जो कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज कर रहे हैं वो क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जिसमें कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर कोबाल्ट की 3 साइड्स को नाइट्राइट फिल कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी रिमेनिंग 3 साइड जो है उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, यकीनन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 1:3 का मतलब ये है कि इसमें एक मेटल है, एक कोबाल्ट है, 3 नाइट्राइट है, रिमेनिंग 3 साइड्स जो है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, +3 है, और नाइट्राइट जो है वो एक मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो एक नाइट्राइट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। आपके पास कितने नाइट्राइट हैं, 3 नाइट्राइट्स हैं, तो 3 के ऊपर क्या चार्ज होगा, -3, ठीक है। कोबाल्ट पे क्या है, +3 और नाइट्राइट पे है -3, ठीक है। +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। यानी ये आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगी उसकी वो आपकी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं 1:2 के मोल रेशो को, ठीक है। 1:4 मोल रेशो को, ठीक है। 1:4 मोल रेशो का क्या मतलब है कि इसमें एक कोबाल्ट है और 4 नाइट्राइट है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने वाटर होंगे, 2 वाटर होंगे, ठीक है। क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कितने लिगेंड होने चाहिए, टोटल 6 लिगेंड होने चाहिए, ठीक है। अगर 4 नाइट्राइट हैं तो रिमेनिंग 2 कौन से लिगेंड होंगे, वाटर होंगे, ठीक है। अब हम इसका चार्ज देख लेते हैं। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है और नाइट्राइट के ऊपर क्या है, -4, ठीक है। +3 और -4, तो रिमेनिंग चार्ज क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब इस -1 को बैलेंस करने के लिए आपको किस टाइप का काउंटर आयन चाहिए होगा, यकीनन आपको एक पॉजिटिव काउंटर आयन चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने जो सिंथेसिस में पॉजिटिव काउंटर आयन यूज़ किया था वो क्या था, पोटाशियम, ठीक है। यहाँ पे चार्ज किया -1, तो आपको कितने पोटाशियम चाहिए होंगे, 1 पोटाशियम चाहिए होगा, ठीक है। अब हम अगले मोल रेशो को देख लेते हैं, 1:5 को देख लेते हैं, ठीक है। 1:5 का क्या मतलब है, 1:5 का मतलब है एक कोबाल्ट है और 5 नाइट्राइट है, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने वाटर होंगे, आपको टोटल कितने करने हैं, 6, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो अब इसका चार्ज देख लेते हैं। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, नाइट्राइट पे -5, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा, -2। -2 को बैलेंस करने के लिए कितने पोटाशियम चाहिए होंगे आपको, 2 पोटाशियम चाहिए होंगे, ठीक है। क्योंकि एक पोटाशियम पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है। आपको -2 को बैलेंस करना है तो आपको कितने पोटाशियम चाहिए होंगे, 2 पोटाशियम चाहिए होंगे, ठीक है। अब हम 1:6 को देख लेते हैं। 1:6 का क्या मतलब है, 1:6 का मतलब है आपके पास एक कोबाल्ट मौजूद है और 6 नाइट्राइट मौजूद है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है और नाइट्राइट पे क्या है, -6, ठीक है। -6 और +3, आंसर क्या आएगा आपके पास, -3, ठीक है। अब -3 को बैलेंस करने के लिए आपको कितने पोटाशियम चाहिए होंगे, यकीनन 3 पोटाशियम चाहिए होंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो है सारे पॉसिबल मोल रेशियोज़ हैं मेटल और लिगेंड के दरमियान, जो आपको करेक्टराइजेशन में मिलेंगे, ठीक है ना। यानी आफ्टर कैलकुलेशन आप जब करेक्टराइजेशन करेंगे तो ये पॉसिबल मोल रेशियो आपको लिगेंड और मेटल के दरमियान नज़र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, अराइज होता है कि अगर क्या किस मोल रेशियो 1:6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर 1:6 अगर से ज़्यादा हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में काम करते हैं और किसी स्टूडेंट का मोल रेशियो 1:6 से ज़्यादा आ जाता है, यानी 1:7 आ जाता है, तो उसका क्या मतलब होगा? 1:7 का मतलब ये होगा कि उसमें एक कोबाल्ट होगा और लिगेंड यानी नाइट्राइट कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं हो सकता 1:7 के रेशियो के साथ। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स क्या ऑक्टाहेड्रल है, जिसमें कितने लिगेंड्स होते हैं? 6 होते हैं, यानी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 1:7 का मोल रेशियो जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर लैब में किसी भी स्टूडेंट का मोल रेशियो मेटल और लिगेंड के दरमियान मोल रेशियो 1:7 आता है, तो आप उसको 1:6 ही एज्यूम करेंगे और यही वाला कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि मोल रेशियो जो है वो 1:3 से कम क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। यानी पॉसिबल मोल रेशियो जो है वो 1:3 से 1:6 तक ही क्यों मुमकिन है। 1:7 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, वो मैंने आपको बता दिया। अब 1:3 से कम क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपके पास रेशो जो है वो आ जाता है 1:2 का, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई भी स्टूडेंट है, उसका आंसर आ जाता है कि उसके पास मेटल जो है वो 1 है और लिगेंड 2 हैं, ठीक है। 1:2 के रेशो में क्या होगा कि आपके पास 1 मेटल होगा और 2 आपके पास नाइट्राइट होंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग जो पोजीशंस हैं उसको कितने वाटर चाहिए होंगे? 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स हम चार्ज देख लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है और नाइट्राइट पे क्या है? -2, ठीक है। +3 एंड -2, तो रिमेनिंग चार्ज क्या आ जाएगा? +1, ठीक है। अब +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको किस टाइप के काउंटर आयन की ज़रूरत होगी? आपको जो है वो एक नेगेटिव काउंटर आयन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज किया था, तो अगर आपको याद हो तो हमने जब इसमें पोटाशियम काउंटर आयन प्रोवाइड किया था, तो उसी वक्त आपके पास बीकर में येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने थे, ठीक है। यानी इस कॉम्प्लेक्स को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमें पॉजिटिव काउंटर आयन ही चाहिए, यानी पोटाशियम की ही चाहिए। पोटाशियम अगर नहीं होगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी नेगेटिव काउंटर आयन की ज़रूरत, ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें नेगेटिव काउंटर आयन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1:3 के जो रेशो हैं 1:2 और 1:1 वो पॉसिबल रेशो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बात कंप्लीट होगी, आपको पता चल गया कि मेटल और लिगेंड के दरमियान पॉसिबल रेशो क्या क्या हो सकते हैं। 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, 1:6 हो सकता है, ठीक है। जब आप लैब में आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो जिसका जो भी मोल रेशो आएगा वो वही मोल रेशो लिखिएगा और उसी हिसाब से आप अपने कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्टराइज हो गया है, यानी इसमें हमने पोटाशियम, मेटल यानी कोबाल्ट और नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ तक हमने पोटाशियम को, मेटल को और लिगेंड को करेक्टराइज कर लिया है, ठीक है। यानी यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपकी का फार्मूला जो वो आप करेक्टराइज कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या रह गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब आपको क्या मालूम करना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैलकुलेट करना है, यानी एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम आगे जो कैलकुलेशन करेंगे वो एन की कैलकुलेशन के लिए करेंगे कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोई वाटर ऑफ मौजूद है, यानी कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, तो उसमें एन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम एन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो है 1:5 का रेशो जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। एन की कैलकुलेशन के बताने के लिए मुझे कोई ना कोई एक फार्मूला जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एन को यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मेटल और लिगेंड के दरमियान जो पॉसिबल रेशोज़ हैं वो 4 हैं, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है और 1:6 है, ठीक है। अब आपके पास उसमें से कोई भी एक रेशो लैब में आ जाएगा, ठीक है। जब आप
अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो हर स्टूडेंट के पास जो भी रेशो आएगा आप उसी हिसाब से अपने कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखेंगे और n कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1:5 के रेशो को सिलेक्ट किया है। ठीक है, 1:5 के रेशो का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1 का मतलब है आपके पास एक मेटल मौजूद है और 5 का मतलब है आपके पास 5 नाइट्राइट मौजूद है। ठीक है, अगर नाइट्राइट 5 है तो यकीनन इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड वाटर है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें काउंटर आयन कितने हैं, पोटाशियम है 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है जिसकी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो परसेंटेज का मेथड है। ठीक है, हम परसेंटेज के मेथड से जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो n कैलकुलेट करने से पहले आपके पास इन तमाम चीज़ों की परसेंटेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी आपके पास काउंटर आयन की परसेंटेज, मेटल की परसेंटेज और तमाम लिगेंड्स की, ठीक है, नाइट्राइट और वाटर तमाम लिगेंड की परसेंटेज का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है उसकी परसेंटेज तो आप पहले जो पिछला एक्सपेरिमेंट था उसमें आप कैलकुलेट कर चुके हैं। नाइट्राइट की परसेंटेज आपने आज मालूम कर ली है। ठीक है, आज हम मालूम करेंगे वाटर की परसेंटेज और काउंटर आयन पोटाशियम की परसेंटेज। ठीक है, तो पोटाशियम की परसेंटेज और कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज हम किसके रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे, मेटल आयन की रिस्पेक्ट से मालूम करेंगे। ठीक है, यानी हम मेटल और पोटाशियम के दरमियान मोल रेशो देखेंगे और मेटल के रेफरेंस से हम पोटाशियम की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पोटाशियम की परसेंटेज और कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज हम लिगेंड नाइट्राइट के रिस्पेक्ट से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि लिगेंड के तादाद ज़्यादा है, लिगेंड जो है वो 5 है और आपके पास मेटल 1 है, तो सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम मेटल के रेफरेंस से जो है वो पोटाशियम की परसेंटेज और कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो पोटाशियम की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको पोटाशियम के मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे और पोटाशियम का वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप पोटाशियम की परसेंटेज जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ पोटाशियम इनटू 50 ml आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि मेटल और पोटाशियम के दरमियान क्या मोल रेशियो है। ठीक है, आपको जो है फार्मूले में नज़र आ रहा है कि एक मेटल 2 पोटाशियम के साथ है। ठीक है ना, यानी मेटल और पोटाशियम के दरमियान 1:2 का रेशियो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ पोटाशियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, आप कोबाल्ट के मोल्स जो है वो पिछले एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं, कितने वॉल्यूम में, 250 ml के अंदर। ठीक है, तो वो 250 ml के मोल्स को आप यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेटल के दरमियान और पोटाशियम के दरमियान मोल रेशो जो है वो क्या है, 1:2 का मोल रेशो। ठीक है, तो आप मेटल के मोल्स को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोटाशियम के मोल्स आ जाएंगे कितने वॉल्यूम के अंदर, 250 ml के वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप वेट ऑफ पोटाशियम मालूम करेंगे कितने वॉल्यूम के अंदर, 250 ml के अंदर। ठीक है, मोल्स आपके पास आ चुके हैं ऊपर वाले स्टेप में, तो आपको पता है वेट कैसे मालूम करते हैं। वेट में आप क्या करते हैं, मोल्स ऑफ पोटाशियम जो कि आप ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक वेट ऑफ पोटाशियम से। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएंगे ग्राम ऑफ पोटाशियम इन 250 ml। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ पोटाशियम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला आप जानते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पोटाशियम जो आप ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो अमाउंट आप यहाँ रख देंगे। वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वो वेट है जो आपने कॉम्प्लेक्स की को जब हाइड्रोलाइज किया था, उसकी डाइजेशन की थी उस वक्त लिया था, वो वेट आप यहाँ रख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 और इस तरह से आप पोटाशियम की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है, यानी आप जब अपनी कैलकुलेशन करेंगे और आपके जब कॉम्प्लेक्स को करेक्टराइज करेंगे तो अगर करेक्टराइजेशन में आपके पास 1:3 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 1:3 का रेशो आता है तो उसमें बाहर कोई काउंटर आयन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें बाहर कोई काउंटर आयन मौजूद नहीं होगा तो आपको पोटाशियम की परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी होगी। ठीक है, यानी आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अपने फार्मूले को देखते हुए करेंगे। आपके फार्मूले में जो जो चीज़ें मौजूद होंगी आपको उन सब की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी और जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर की तरफ, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पोटेशियम की परसेंटेज कैलकुलेट की है, बिल्कुल इसी तरह अब हम कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे विद रेफरेंस टू मेटल, ठीक है। अब आप देख लीजिए फार्मूले में मेटल और कोऑर्डिनेटेड वाटर के दरमियान क्या मोल रेशियो नज़र आ रहा है आपको, 1:1 का नज़र आ रहा है। इसका मतलब है जो आपके पास मेटल्स के मोल्स होंगे, कोबाल्ट के मोल्स होंगे, वहीं आपके पास कोऑर्डिनेटेड वाटर के मोल्स होंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इन 250 ml is equal to moles of मेटल इन 250 ml मल्टीप्लाई बाय 1। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इन 250 ml, ठीक है। अब मोल्स आ गए, मोल्स के बाद आपने क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेटेड वाटर का, ठीक है। तो वेट आप कैसे करेंगे, वेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इज इक्वल टू, जो आपके पास ऊपर स्टेप में मोल्स आ जाएंगे कोऑर्डिनेटेड वाटर के, उन मोल्स को आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे ग्राम ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इन 250 ml, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज में आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ से ग्राम कैलकुलेट किया ऊपर वाले स्टेप में, उस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ से आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटेड वाटर के केस में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटेड वाटर मौजूद है तो आपको ये तमाम कैलकुलेशन करनी होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेटेड वाटर मौजूद नहीं है तो आपको कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास मोल रेशियो आ जाता है 1:6 का, ठीक है। अगर किसी के पास 1:6 का मोल रेशियो होगा तो उसके अंदर 6 के 6 क्या होंगे, नाइट्राइट होंगे, उसमें कोई कोऑर्डिनेटेड वाटर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर कोई कोऑर्डिनेटेड वाटर मौजूद नहीं होगा तो आपको कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं करनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सबकी परसेंटेज आ गई। पोटाशियम की परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली है, कोबाल्ट की परसेंटेज आपके पिछले एक्सपेरिमेंट से आ गई थी, नाइट्राइट की परसेंटेज आप इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं आज के एक्सपेरिमेंट में, कोऑर्डिनेटेड वाटर की परसेंटेज आपने मेटल के रेफरेंस से, मेटल के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 100 में से इन तमाम की, ठीक है, जितने भी मेटल्स, लिगेंड्स और काउंटर आयन की आपने परसेंटेज निकाल चुके हैं, उन सब की परसेंटेज को आप सम करेंगे और सम करने के बाद 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगी वो आ जाएगी परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो जब परसेंटेज आ जाएगी तो आपको कहाँ तक जाना है, आपको n कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज की मदद से पहले वेट कैलकुलेट करेंगे और वेट की मदद से आप मोल और फिर आप n तक मूव करेंगे, ठीक है। तो वेट के लिए आप क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है अमाउंट का फार्मूला पता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है जी। तो हम इस फार्मूले को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो रीअरेंज करके आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आप ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय 100। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इस वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मदद से आप क्या मालूम कर लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से, जो कि 18 है। यहाँ से आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 250 ml, ठीक है। अब उसके बाद आप n कैलकुलेट करेंगे। n का फार्मूला आपके लिए कोई नया नहीं है, आप आयरन के कॉम्प्लेक्स में n का फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। उसमें आप क्या करते हैं, जो आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मोल्स आते हैं आप उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, मोल्स ऑफ मेटल से, ठीक है। मोल्स ऑफ मेटल से आप क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों के जो मोल्स थे, यानी काउंटर आयन था, जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड था, उन सब के मोल जो थे आपने मेटल के रिस्पेक्ट से मालूम किए थे, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मोल्स को जो है वो मेटल के मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 जो है वो क्या है, n की वैल्यू है, ठीक है। यानी यहाँ से आप n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, अगर किसी स्टूडेंट के पास इन तमाम चीज़ों की परसेंटेज का सम
अगर जो है अगर आप 100 में से माइनस करते हैं इन तमाम चीज़ों की परसेंटेज का सम और आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके कॉम्प्लेक्स में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप नहीं करना, ठीक है। यानी आपको फिर वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड एन यानी नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको कैलकुलेट नहीं करने, यहाँ से यहाँ तक का स्टेप नहीं करना। किस वक्त नहीं करना? अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेगेटिव आ जाती है, माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो आपका बस कैलकुलेशन यहीं पे एंड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे और आप बस कह देंगे देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन अब कंप्लीट होगी। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट में आपको दो चीज़ें बतानी है। नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ नाइट्राइट इन कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी %, ठीक है। आप नाइट्राइट की परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद द फार्मूला ऑफ द करेक्टराइज कॉम्प्लेक्स इज दिस, ठीक है। आपका जो भी फार्मूला आएगा आप यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फार्मूले में ABC लिखा है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूले में जो भी A की वैल्यू होगी, जो B की वैल्यू होगी, जो C की वैल्यू होगी, आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और अगर किसी के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू माइनस आएगी तो वो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नहीं लिखेगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नहीं लिखेंगे अगर आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? करेक्टराइज्ड हो जाएगा और आपका जो भी फार्मूला आपका आएगा, आपने मेरा फार्मूला नहीं लिखना है, आप जो कैलकुलेशन करेंगी, आपकी कैलकुलेशन से जो मोल रेशो आएगा मेटल टू लिगेंड, आप वही कॉम्प्लेक्स का यहाँ फार्मूला लिखेंगे। आप अपनी फाइल में या अपनी लैब रिपोर्ट में ABC मत लिखिएगा। जो आपका कैलकुलेशन के बाद, जो आप करेक्टराइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला आएगा, आप वहाँ यहाँ पर वही फार्मूला जो है वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके।